करना है, बीसी के ऊपर ड्रा करना है। लो जी बीसी के ऊपर एक बिल्कुल राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं। जी मैंने राइट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर रहा है। अब आप पूछेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोई मसला नहीं, बता देता हूँ। देखो हमारे पास एक, दो और ये 3 पॉइंट पड़े हैं। अब ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, देखो इनमें से मैं अगर एक लाइन गुज़ारना चाहूँ ना, वो आसानी से गुज़र जाएगी, ठीक है? यानी कि ये नॉन कोलिनियर की बात नहीं कर रहा, मैं कोलिनियर के बारे में बता रहा हूँ पहले आपको। अगर आपको कोलिनियर के बारे में पता होगा ना, उसको उलट कर देंगे वो नॉन कोलिनियर बन जाएगा। अब कोलिनियर कैसे? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन से पास कर सकते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक लाइन पे 3 के तीनों पॉइंट पड़े हैं, वो आपस में कोलिनियर पॉइंट हैं। इसके उलट पे आ जाओ, नॉन कोलिनियर कौन-से होते हैं? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये पॉइंट पड़ा हुआ है, एक ये पॉइंट पड़ा हुआ है और एक ये पॉइंट पड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये किसी एक लाइन पे नहीं पड़े हुए। एक लाइन अगर खींचेंगे तो हो सकता है ये दोनों पॉइंट पड़े, तीसरा निकल जाए। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात का? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ नॉन कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें एक लाइन पे ना ड्रा किया जा सकते, जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। ठीक है? ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ एक ही दायरा है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास करेगा। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन रही, लेकिन मान लो ये दायरा है जो मैंने अभी भी ड्रा किया और ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से गुज़र रहा है। डायग्राम को देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? अगर इधर बनी भी हुई है, मैं अलहदा पेज पे आपको लाइव बना के साथ-साथ बताऊँगा कि डायग्राम बनती कैसे है। डायग्राम से परेशान नहीं होना, ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था ना कि स्टेटमेंट के अंदर से हमें गिवन, प्रूफ और किसी हद तक कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसी बात को लेके मैंने गिवन लिख दिया। गिवन मैंने क्या ऊपर क्या था? मैंने ये बोला था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब क्या होगा, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, एक को मैंने नाम ए दे दिया, एक को नाम बी दे दिया और एक को नाम सी दे दिया और यहीं से मैंने बात निकाल के लिख दी कि ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन ए प्लेन। इसी बात को अगर मैं साइड पे डायग्राम भी बना, डायग्राम ज़रा लाइव बना लेते हैं। इधर से एक पेज निकाल लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं लाइव ही। अच्छा, जैसे मैंने गिवन पे लिखा ना, मेरे ख्याल से इधर नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने ये बोला था कि ए, बी, सी 3 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। लो जी, एक पॉइंट मैंने इधर लगा देता हूँ, एक पॉइंट इधर लगा देता हूँ और एक पॉइंट इधर लगा देता हूँ और इनमें से क्या पास कर रहा है जी? इनमें से एक अ, स जी सर्कल पास कर रहा है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन रही, लेकिन आप लोग को समझ ज़रूर आएगी। अच्छा, गिवन में मैंने ये बोला था कि ए को ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो। ये पेज के प्लेन के ऊपर ना 3 पॉइंट पड़े हुए हैं। ये आगे प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ में क्या कहता है? प्रूफ में ये कहता है द वन एंड ओनली वन सर्कल, वही बात जो स्टेटमेंट बोली थी, कैन पास थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट। उधर सिर्फ इतना था ना कि नॉन कोलिनियर पॉइंट, लेकिन हमने गिवन में जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिए थे ए, बी और सी से। इसी को देख के हमने अपने जो प्रूफ में ना उनके नाम भी लिख देने, यानी स्टेटमेंट की स्टेटमेंट सारी लिखनी है और जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट थे ना, उनको जो नाम लिखे थे वो हमने ए, बी और सी लिख दिया और सिंपली ये बता दिया कि हमने ये प्रूव करना है कि 3 नॉन कोलिनियर ए, बी, सी में से सिर्फ एक ही दायरा पास करता है। कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। अब कंस्ट्रक्शन में देखो जो-जो काम होना है ना, हमने सारा का सारा लाइव बनाना है। चूँकि हमें डायग्राम मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी देखो, एक चीज़ है पहले बनी हुई, हो सकता है वो आप लोगों को ना समझ आए। ठीक है? इस वजह से मैं क्या करूँगा, डायग्राम आपको लाइव बना के बताऊँगा कि डायग्राम ऐसे बनती है। अच्छा, थोड़ी-सी हमने पहले बना ली थी, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है कि वो कहता है कि जॉइन ए विद बी, ए को बी से मिलाओ। मैंने क्या किया, ए को बी से मिला दिया। ऐसे ही इसी तरह वो कह रहा है एंड बी विद सी, बी को हमने क्या करना है, बी को मैंने मिला दिया सी के साथ। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही, आप लोग वीडियो पीछे करके बैक करके देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं ना समझ आ रही, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।
आप लोग किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। जितनी देर आप नहीं डिस्कस करोगे, आपको कैसे समझ आएगी? और क्वेश्चन पूछने की बड़ी निशानी ये भी होती है कि आप लोगों को समझ भी आ रही है। आगे देखो ज़रा आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि ड्रा डीएफ राइट बाइसेक्टर ऑन एबी। इसका मतलब होता है राइट है। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको कुछ भी बोल सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा-सा मतलब बता देता हूँ कि बाइसेक्टर क्या होता है और राइट बाइसेक्टर क्या होता है। देखो, हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है। मान लो मेरे पास ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये है कह लो कि 6 सेंटीमीटर का टोटल है। ऐसे ही है। अब बाइसेक्टर ने क्या करना, बाइसेक्टर ने बिल्कुल इसको दरमियान से कट करना, ठीक है? बिल्कुल दरमियान से कट करेगा। अ, ऐसी लाइन जो इसको बिल्कुल दरमियान से कट कट करे वो इसका बाइसेक्टर होगी, यानी इसको 3-3 सेंटीमीटर में अलग-अलग कर देगी। ऐसे ही है। यानी बाइसेक्टर ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी चीज़ को बिल्कुल हाफ से कट करता है। यानी इधर लाइन सेगमेंट था ना, तो इसने बिल्कुल दरमियान से आके कट किया और इसको कहते हैं कि बाइसेक्टर है। और हमारे जो थ्योरम में आया, वो चीज़ कुछ यूँ थी, वो राइट बाइसेक्टर था। ठीक है? वो था राइट बाइसेक्टर, यानी लाइन सेगमेंट वैसे का वैसे ही पड़ा होना है, कटना भी उसने दरमियान से ही है। लेकिन क्या होगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली नीचे गिरेगा। इसके लिए कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलरली नीचे गिरना था, ये तिरछा भी हो सकता है। लेकिन राइट के लिए कंडीशन लाज़मी ये है कि उसने बिल्कुल दरमियान से भी कट करना है और बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट करना है। ये होता है राइट बाइसेक्टर। थोड़ा-सा आपको इसके हवाले से बता दिया है कि राइट बाइसेक्टर होता क्या है। ठीक है? हमने क्या करना था, डीएफ राइट बाइसेक्टर ड्रा करना था किस पे? एबी के ऊपर। मैं जी एबी के पास चला जाता हूँ। एबी के ऊपर बिल्कुल दरमियान से एक राइट बाइसेक्टर मैंने निकाल दिया। ठीक है? अच्छा, इसका नाम मैंने डी और एफ रख दिया। इसी तरह मैंने क्या किया, ड्रा एच के राइट बाइसेक्टर ऑन बीसी। जैसे मैंने एबी पे राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था, बिल्कुल सेम एज़ इसी तरह मैंने क्या करना है, बीसी के ऊपर ड्रा करना है। लो जी, बीसी के ऊपर एक बिल्कुल राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं। जी, मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया और इसका नाम क्या रखा, एच के रखा था। इधर मैं एच क्या देता हूँ, इधर मैं के बोल देता हूँ। ठीक है जी, मैंने 2 राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। अच्छा, आगे क्या कहता है? आगे वो ये कहता है कि एच के एंड डीएफ आर नॉट पैरेलल। अच्छा, नॉट पैरेलल और पैरेलल के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। पैरेलल क्या होता है? 2 लाइनें जिनके दरमियान फासला सेम रहता है ना, वो पैरेलल होती है। जैसे कि रियल लाइफ में एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो रेल की पटरी, मेरे ख़्याल बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल इसके लिए बैठती है कि रेल की पटरी जितनी दूर मर्ज़ी चली जाए, उसके दरमियान फासला एक जितना ही रहना है। चाहे वो इधर से आगे जाती जाए, चाहे वो पीछे की तरफ जाती जाए। तो उसके दरमियान क्या रहेगा? फासला बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब इसके उलट बात करते हैं नॉट पैरेलल की। ये आपको 2-2 चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। अगर फिर भी ना आए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग ईज़िली क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, ये पैरेलल था, नॉट पैरेलल क्या होता है, यानी कि 1-2 ऐसी लाइनें जिनके दरमियान फासला ना कम-ज़्यादा वो होगा, ये हो सकता है इधर ज़्यादा हो, इधर कम हो। इधर तो देखोगे, इधर जितनी मर्ज़ी आगे जाती जाएँ, ये तो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। लेकिन पीछे की तरफ जाती जाएँगी, कहीं न कहीं ऐसा पॉइंट लाज़मी आएगा जहाँ पे जाके इन्होंने कट होना है। और थ्योरम में यही बात वो कहना चाह रहा है। देखो, वो ये कहता है कि एचके एंड डीएफ आर नॉट पैरेलल, वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें दिख रहा है ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है, सो दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो लाज़मी-सी बात है, इन दोनों ने किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलना है। जैसे ये यहाँ पे जाके मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट को क्या बोल दो? ओ नाम बोल दो। ठीक है? क्लियर है? आगे चलो। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि जॉइन ए, बी, सी विद ओ। वो कहता है कि ओ को ए से मिला दो, ओ को बी से मिला दो और ओ को सी से मिला दो। यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। चलो ज़रा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट रीज़न देख के थ्योरम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आओ ज़रा। अच्छा, बिल्कुल सेम वैसे-वैसे मैं इधर बात बता देता हूँ
कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस ए एंड बी। अब आप लोग बोलेंगे पता नहीं सर क्या बोली जा रहे, कोई मसला नहीं है, अभी समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि डायग्राम से बताता हूँ, ऐसे आपको हो सकता है कि अच्छी समझ ना आए, लेकिन डायग्राम से आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा जरा डायग्राम की तरफ देखते हैं। अच्छा वो कह रहा है कि डीएफ के ऊपर ना हर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन डीएफ, हर पॉइंट डीएफ के ऊपर, यानी वो पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, या ये वाला पॉइंट मिसाल के तौर पर ये पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हर पॉइंट जो डीएफ के ऊपर पड़ा हुआ है ना, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। वो उसका ए से फासला और बी से फासला बराबर होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि एवरी पॉइंट ऑन डीएफ, हर पॉइंट जो भी इधर इसके ऊपर पड़ा है, मिसाल के तौर पर ये ओ ही पड़ा हुआ है, इसका ए से फासला और बी से फासला बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? कोई रीजन भी तो होनी चाहिए। रीजन हम दे देते कि ये बात हम कंस्ट्रक्शन में बोल के आए हैं। अब आप लोग सोचोगे पता नहीं कंस्ट्रक्शन में हम क्या बात बोल के आगे, कंस्ट्रक्शन में हमने तो डायग्राम ही बनाई थी ना। चलो जरा कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने ये बोला था कि डीएफ जो है ना, वो राइट बाइसेक्टर है। क्या बोला था? राइट बाइसेक्टर। अच्छा राइट बाइसेक्टर की आपको ये बताई थी। अब देखो राइट बाइसेक्टर ये था, ये बाइसेक्टर था। अब अगर बाइस है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, उसका इधर से फासला और उसका इधर से फासला क्या होगा? आपस में बराबर। बाइसेक्ट का ले, बाइसेक्ट केस में ऐसा नहीं होगा, इधर से देखोगे इधर से देखोगे ये कम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन राइट बाइसेक्टर के केस में ये क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। और इसे और अच्छा समझने के लिए अगर आप डीप जाना चाहते हो ना, 9th क्लास थ्योरम नंबर 1 उसकी जो स्टेटमेंट है ना, वो यही बता रही होती है कि कोई भी अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप पॉइंट लेते हैं ना, उसका इसके किनारों से फासला बराबर होता है। चलिए देखना जरा, अगर डीएफ जो बाइसेक्टर है तो ए बी से इक्वी डिस्टेंस है। हमने एक और बाइसेक्टर नहीं ड्रा किया था, एक तो ये बाइसेक्टर, ये भी तो बाइसेक्टर ही है ना। तो इसके ऊपर कोई ना कोई जो ये पॉइंट पड़ा हुआ है, उसका बी से सी तक फासला बराबर नहीं होगा, जैसे हमने ए बी के केस में बोला है। तो सेम एज हम ऐसा बोलेंगे, सिमिलरली एवरी पॉइंट, हर पॉइंट जो एच के ऊपर पड़ा है ना, वो उसका फासला बी से और सी से इक्वल होगा, यानी ओ बी किसके बराबर होगा? ओ सी के। यानी कि ओ बी बराबर किसके होगा? ओ सी के। यानी ये आपस में क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अच्छा तकरीबन थ्योरम हो गया हमारा। आखिरी बात है कि उस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। देखो मैंने ये बोला कि ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के। और इसी तरह मैंने क्या बोला? ओ बी बराबर है ओ सी के। अब गौर करना, अगर ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के, क्या ओ ए ओ सी के बराबर नहीं होगा? इसकी अच्छी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को। देखो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि बाई बटे 7 किसके बराबर होता है? पाई के। और पाई किसके बराबर होता है? 3.14 के। क्या ये इसके बराबर है? जी बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर, तो जाहिर सी बात है, ये कंफर्म बात है कि ओ ए ओ सी के बराबर लाजमन होगा। ठीक है, ओ ए को ओ बी के बराबर, ओ बी को ओ सी के बराबर प्रूव किया, यानी कि देखो ओ ए ओ बी ओ ए ओ बी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये किए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर हमने तो पूरा का पूरा थ्योरम कर लिया, लेकिन हमारा सर्कल नहीं कहीं पे आया। चलो जी सर्कल की बात भी कर लेते हैं। सर्कल के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, तो कुछ सर्कल कुछ ऐसा होता है, उसके दरमियान में सेंटर होता है। अब सेंटर से बाउंड्री तक का फासला हम रेडियस कहते हैं। अगर इधर से इस तरफ जाएं बाउंड्री तक, फिर भी वो रेडियस ही रहेगा। इधर से इधर तक जाएं फिर भी रेडियस ही रहेगा। यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक जहां भी जाओ, रेडियस ऑल ओवर दी सर्कल सेम ही रहता है। इस बात का पता है ना? तो इसी बात को अपनी डायग्राम पे फॉलो करो। डायग्राम पे यही बात अगर देखी जाए तो ओ से ए तक रेडियस है, ओ से बी तक रेडियस है, ओ से सी तक रेडियस। क्यों रेडियस? क्योंकि ये आपस में बराबर है। और रेडियस किसका होता है? सर्कल का होता है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिर्फ एक सर्कल ही है जो इसमें से पास कर सकता है।